वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट होता है वहां से जहां पे डिफरेंस आता है। सबसे पहले सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है, एमॉर्फस में नहीं होता है। ये सब थोड़ा बहुत डिफरेंस पढ़ना होता है और एग्जाम्पल याद करना जरूरी होता है। ठीक है, बेसिकली आज हम लोग डिफिनेशन पे नहीं और ट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे, किस तरीके से हमें जो टर्मिनोलॉजी होती है कैसे याद करें, और एफसीसी बीसीसी इन सब में जो एज लेंथ वगैरह का ऑर्डर होता है, रेडियस का रिलेशन होता है, सारी चीजें अच्छे से समझने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का डिफरेंस, उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन आता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड को लेकर के, पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया। इसमें हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं, इसके बाद मॉलिक्यूलर अलग हो गया, फिर हम लोग पढ़ते हैं कोवेलेंट के बारे में। ठीक है, कोवेलेंट के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आयनिक होता है, फिर मेटालिक होता है। इस तरीके से अलग अलग फॉर्म लोग सबकी स्टडी करते हैं। ये तो हो गया बेसिक पार्ट जो सॉलिड हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग होती है जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहां से बनते से आप लोगों ने सुना होगा ना, एफसीसी बीसीसी इन सब के बारे में पढ़ेंगे पहले क्या होता है। तो सेल को क्लासिफाई करने का दो तरीका यहाँ पे अपनाया गया। ठीक है, कैसे अप्लाई किया गया, एक तो एज लेंथ का तरीका है और उसका एज एंगल कितना है, एज लेंथ और एज एंगल के बेसिस पे कैसे कैसे हो गया, इसको ट्रिक से हम बताते हैं। CTOR आप लोग कैसे याद रखना है, HMT कैसे याद रखना है, CTOR HMT। ठीक है, जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है ऐसे ऐसे होती है, कौन से हो गए, क्यूबिक हो गए, टेट्रागोनल हो गए, ऑर्थोरोम्बिक हो गए, रोम्बोहेड्रल हो गए, हेक्सागोनल हो गए, मोनोक्लिनिक हो गए और ट्राइक्लिनिक हो गए। इसमें मेन याद क्या रखना होता है, आप लोग तो ए बी और ऑर्डर याद रख भी सकते हो। इस तरीके से अगर याद रखोगे ना बहुत आसान पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से A इक्वल्स B इक्वल्स C रख दोगे, अल्फा बीटा इक्वल्स 90 रख दोगे, इसमें भी इस तरीके से रख दोगे, बस एक क्रॉस लगा देना, इसमें दो क्रॉस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन तीनों के अगर हम लोग इन सब की बात करें, सात होते हैं ना टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो सातों होते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये और ये सारे कैसे होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का ऑर्डर भी पाया जाता है, और कौन कौन सा कहां पाया था वो हम लोग याद करने वाले। अब देखो यहाँ पर क्या बात करें, हम लोग O और M पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर होता है एंड सेंटर्ड, क्योंकि नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आप लोग को याद रखना है कि कौन सा किसमें कौन सा अरेंजमेंट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, CTO की बात करते हैं, CT और O, इसमें क्या पाया जाता है, FCC पाया जाता है। ठीक है, C और O में बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है BCC। बस आप लोग को ये याद रख लेना है, इसमें इतना याद रखने से आप लोग का आंसर आ जाएगा आसानी से। जैसे पूछा गया यहाँ पे, मान लो कि हमारे पास है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक पास कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा दिख रहा है आप लोग को, प्रिमिटिव दे रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव होगा। यहाँ पर पूछा गया क्यूबिक में कौन कौन सा होगा, अच्छा FCC भी आ रहा है, BCC भी है और प्रिमिटिव है, तो तीन हो गए यहाँ पर। इन सबको मिलाकर के क्या बनता है, 14 ब्रेविस लैटिस बनता है। क्या बनता है, 14 ब्रेविस लैटिस बनता है। ठीक है, फिगर नहीं बनाने वाले आप लोग के पास हम लोग। ठीक है, आप लोग फिगर डायग्राम एनसीईआरटी से देख लेना, काफी अच्छे तरीके से बना हुआ है। याद रखने के तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से आप लोग FCC, प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड और BCC को याद रख सकते हो, CTOR HMT से याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन पे। FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन का ऑर्डर क्या था। एक होती है प्रिमिटिव सेल, एक होती है नॉन प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल वो होती है जहां पे सारे एटम्स कहां पाए जाते हैं, कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, वहां पर क्या क्या आता है, BCC, FCC और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा कभी तक। तो मेन लोगों को पढ़ना क्या होता है, BCC और FCC पढ़ना होता है। ठीक है, तो BCC और FCC की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो BCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, FCC में कितने होते हैं, FCC में 2 होते हैं। ठीक है, एक बॉडी पे और प्लस एक कॉर्नर, अभी उसके बारे में बात करेंगे कैसे होगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक होता है। अब देखो नॉन प्रिमिटिव नाम क्यों रखा गया, क्योंकि वहां पर कॉर्नर पे और प्लस और कहीं जगह भी पाया जाए, जैसे बॉडी पाया गया, फेस डायगोनल पाया जाए, अलग अलग जगह पाया जाएगा, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव किसको बोलते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर से पाया जाता है। एक बार थोड़ा सा ऐसे हम अलग से बता देते कैसे होगा। प्रिमिटिव होता है एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कहां पाया जाएगा, प्रिमिटिव बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट से। क्यों, क्योंकि ओनली कॉर्नर, सभी कहां पे पाए जाएंगे, कॉर्नर से पाए जाएंगे। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, BCC, FCC इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब BCC में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 2, FCC में कितने होते हैं, 4। क्यों ऐसा बोला गया इसको, क्योंकि यहाँ पर एटम सेंटर प्लस और अदर साइड पे भी होता है, अदर साइड मतलब यहाँ कॉर्नर प्लस अदर साइड पे भी होगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब एक एक बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी करने से पहले आप लोगों को हम कोऑर्डिनेशन नंबर की याद दिलाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सबको पता होगा, एक एटम कितने नंबर ऑफ एटम जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखना होता है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछते, मान लो FCC हो गया, BCC हो गया और FCC हो गया, BCC हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
एफसीसी जहां कहीं भी लिखा हो तो मतलब समझना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बीसीसी का मतलब कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। एफसीसी में कितना होगा, 6 होगा। बीसीसी में कितना होगा, बीसीसी में यहाँ पे लिखा है एक सेकंड, एफसीसी में लिखा, एफसीसी में सॉरी 12 होगा, एफसीसी में 12 होगा। बीसीसी में कितना हो गया, बीसीसी में 8 हो गया। ठीक है, मतलब डायरेक्टली पूछते हैं वहां पर डायरेक्टली इसको नोट कर लेना है। सिंपल बोला गया, मतलब यहाँ पे नाम डालते कॉर्नर, याद रखना। सिंपल बोल दे, कॉर्नर बोल दो। कॉर्नर पे कितना होता है, 6 होता है। कॉर्नर पे 6, बीसीसी में 8, एफसीसी में 12। देखो बी ऐसे बनता है तो मतलब 8 भी ऐसे बनता है, याद रख सकते हो। बीसीसी में 8 हो गया। कॉर्नर सी ऐसे बनता है, 6 ऐसे याद रख सकते हो। बाकी एफसीसी याद रख लो कि 12 होता है वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो कोई एटम्स बना है, कैसे बना हुआ है, वहां पर सभी एटम्स फेस सेंटर पे है और प्लस कॉर्नर पे है। आप लोग से पूछा गया कि बताओ यहाँ पर एटम कहाँ पे है, फेस पे भी है और कॉर्नर पे भी है। तो बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या होगा। तो फेस का पता आप लोग को 12 होता है, कॉर्नर कितना होता है, 6 होता है। तो छोटे वाले को हटा देना, डोमिनेट कर देना, कितना हो जाएगा, ये 12 ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। मान लो कहीं पे कॉर्नर और प्लस बॉडी सेंटर दोनों है, तो बॉडी सेंटर पे 8 होता है, कॉर्नर पे 6 होता है। बड़ा वाला लेके चलना है, मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि अभी हम आगे बताने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे अभी पढ़ोगे ना आप लोग एचसीपी वगैरह, सीसीपी, इस सब में पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो वो आप लोग को आना ही चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे याद रखेंगे। तो ये तरीका आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। एफसीसी मतलब फेसेस पे अगर पाया जाएगा तो यहाँ पे 12 होगा। अगर फेसेस लिखते हैं ना, एफसीसी नहीं लिखते हैं, फेस पे आ गया 12 होगा, बॉडी पे आ गया 8 होगा, कॉर्नर पे आ गया 6 होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को पूछा हमने कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, क्या पूछा हमने, बीसीसी पूछा, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर में कहा, एक बॉडी पे पाया जाएगा और कहां पाया जाएगा, कॉर्नर। तो बॉडी पे कितना होता है, 8, कॉर्नर कितना होता है, 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आसान है देखो। अगर हम पूछे एफसीसी में बताओ, एफसीसी मतलब कहां पाया जाएगा, फेसेस पाया जाएगा और प्लस कॉर्नर से पाया जाएगा। ठीक है, तो फेसेस पे कितना होता है, 12 का अरेंजमेंट, कॉर्नर पे कितना होता है, 6, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही हो जाएगा। ऐसे इसलिए हमने कहा था याद रखने, हमने कहा इसके पहले डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन डायरेक्ट लिखने कोई जरूरत नहीं। आप लोग चाहो तो इस तरीके से याद रख सकते हो, फेसेस पे 12, बॉडी सेंटर पे 8 और कॉर्नर पे 6। तो कोई भी नया एटम मान लो अगर दिखाते हैं, नहीं आप लोग जान पा रहे हो, इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में स्टडी कर लिया, एफसीसी बीसीसी हो गया। पैकिंग फ्रैक्शन देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, फिर बीसीसी की बात करेंगे, उसके बाद एफसीसी की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, उसके पहले हम थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं एफसीसी का। एफसीसी की अगर हम लोग बात करें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगर यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है तो एटम्स कहाँ होंगे, फेसेस पे भी होंगे। तो फेसेस और कॉर्नर बीच डिस्टेंस यहाँ पर अगर पूछा है तो कभी भी फेस डायगोनल की बात, एफडी लिख देते हैं। फेस डायगोनल की अगर बात की जाए कहीं पे, √2 टाइम्स ऑफ ए होता है। ए मतलब एज लेंथ, ये सभी के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर हम बात करें बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल कहाँ होता है, √3 ए के डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों टर्म आप लोग याद रखना। और आप लोग जानते हो एज लेंथ क्या होता है, एज लेंथ होता है हमारा ए के बराबर। एज लेंथ पूछा है ए के बराबर होगा, बॉडी डायगोनल पूछा है तो √3 ए बराबर होगा, और फेस डायगोनल पूछा जाए तो √2 टाइम्स ऑफ ए होगा। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ हम बात नहीं करने वाले कि इसका डेरिवेशन कैसे आया, आप लोग को पता होगा, पाइथागोरस का यूज करके आसानी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग तो चलिए अब हम लोग पैकिंग की बात करते हैं। पैकिंग कैसे कैसे होती है, 1 डायमेंशनल होती है, 2 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, 3D हमने यहाँ पे बना रखा कैसे होता है, स्क्वायर होगा, हेक्सागोनल, अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1D हटा देते, 2D से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1D में कुछ नहीं रखा गया है, क्योंकि 1D में पैकिंग फ्रैक्शन तो फाइंड कर नहीं सकते हम लोग, 2D में ही पैकिंग होती है। तो 2D में अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग दो टाइप्स पढ़ते हैं। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर कहने का मतलब ना ऐसे एटम्स को अरेंज कर दो, ऐसे सिंपली एटम को हमने ऐसे लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से एक के ऊपर एक एटम को ऐसे रखते चले जाओ, ये हो गया हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे लगाते हुए चले जाओ। हेक्सागोनल में क्या था, एक ऐसे लगा दिया हमने लाइन से, पहला वाला ऐसे, और फिर दूसरे वाले की खाली जगह में लगा दो। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये ऐसे 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 इस तरीके से। खुद सोच बताओ ना किसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, इसमें जगह ज्यादा बच गई, वॉइड मतलब खाली जगह इसमें ज्यादा बच गई, इसमें कम बची है। जब इसमें कम जगह बची हुई, पैकिंग फ्रैक्शन इसका ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा कितना होगा, 90.4 होगा। 91 भी लिखा रहता, दोनों ही चीजें सही है, तो कितना होगा 90.4% याद रखो। ठीक है, अब इसका कितना होगा, इसका होता है 78.5%। कितना होता है 78.5%। किसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पर देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 78.5, इसका ज्यादा है। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, इसका कितना आ रहा है 90.4, या कई बार लिखा रहता है 91.2 करके। ठीक है, दोनों चीज सही है, आप लोग को याद रखना है। ये होता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन और ये होता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो इसको 3D में कैसे अरेंज करेंगे। चार चार आगे हैं, मान लो ढेर सारे ऐसे लाइन से आगे ऐसे आगे, ठीक है, पीछे पीछे भी लगा दो तो 3D बन गया हमारा, ठीक है। 3 डायमेंशनल पैकिंग हुई, नीचे भी कुछ और बढ़ा दो। तो यहाँ पर देखो इसको दो तरीके से ए कर दो, लगातार सब बगल 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 अरेंज कर दो, या ए बी करके सीक्वेंस में अरेंज कर दो। ए टाइप वाले को जो बोलते हैं 3 डायमेंशनल, इसको हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें अगर लोग, पैकिंग फ्रैक्शन सबको पता होगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं। क्यों, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट में सारे एटम्स कहां पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पाए जाते हैं। और कॉर्नर पे अरेंजमेंट कैसा होता है, 1/8 का अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, 1/8 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका पैकिंग फ्रैक्शन बात करते हैं ना, 52.4%। रटा नहीं हमने, ये कैसे निकाला, अब देखो कैसे निकाला। अब ये कैसे निकाला जाएगा वो भी आप लोग सीख लो कैसे इसको निकालते हैं। यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कितना हुआ, एक हमारे पास डिब्बा है, समझ लेना ये क्यूब है हमारे पास। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसके अंदर है, एक स्क्वायर है, ठीक है। 1/8 का अरेंजमेंट है ना, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 इंटू 1/8 करो कितना आएगा, 8 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑलरेडी चैप्टर एक बार पढ़ लिया होगा उसको तुरंत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो मुझसे तो शायद कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काफी फास्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। समझा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे n इक्वल्स कितना हो गया 1, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए n, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 52.4%। तो हम बता रहे थे पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है, एक डिब्बा हमारे पास क्यूब है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर कितनी जगह ऑक्युपाई कर रहा है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, है कितना, जेड मतलब हो गया 1, जेड इसके लिए कितना होगा, n लिखा ना हमने, इसमें जेड लिख दो, जेड कितना होगा 1, और उस डिब्बे का वॉल्यूम कितना होगा, a क्यूब होगा, a क्यूब होगा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो यहां पर सॉल्व करने पर आएगा 52.4%। अच्छा, ए क्या रखेंगे, देखो अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कैसे अरेंज होते हैं, मान लो ये एक बना दिया हमने क्यूब, ठीक है। आगे से हम लोग देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर एटम्स कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, ये ऐसा हो गया और ये वाला इसको ऐसे टच करता हुआ रहता है, सिर्फ इसी में टच करता है और किसी में टच नहीं करता, ये बात भी याद रखनी है, ठीक है। इसी में टच करता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एज लेंथ होती है, ये पूरी क्या होती है, एज लेंथ ए के बराबर होती है, ठीक है। ए इक्वल्स क्या हम लोग 2r बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां से रखोगे आप लोग आसानी से आ जाएगा 52.4%। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। आई थिंक हमने सारी बातें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या लिखा गया, ए बी लिखा गया है। अच्छा, ए बी का क्या मतलब हुआ, ए बी का मतलब हो गया कि ये होगा बीसीसी, क्या होगा, बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या होता है, मतलब सारे एटम्स कॉर्नर पे पाए जाएंगे और प्लस बॉडी पर पाए जाएंगे, ठीक है, मींस एक सेंटर पे पाए जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, कहां पर हमने कहा, कॉर्नर और प्लस बॉडी पर पाया जाएगा। कॉर्नर पे कितने होते हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, सोचो जरा, जहां बैठे हो आप लोग कमरे में, देखो कितने कॉर्नर है, वहां पे 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। अरेंजमेंट कैसा होता है, 1/8 का, कट हो गया, कितना आ गया 1, बॉडी पे कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अच्छा, आपने बॉडी पे 1 क्यों लिखा, इसका रीजन भी है, क्या रीजन है जरा देखो, ये बात भी आप लोग को याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, कि अगर फेस की बात की जा रही है, फेस सेंटर पे फेस की बात की जा रही है, तो फेस पे अरेंजमेंट कैसा होता है, 1/2 का अरेंजमेंट होता है। और एजेस पे कितना अरेंजमेंट होता है, एज पे होता है 1/4 का, बॉडी पर कितना होता है 1 का होता है, और कॉर्नर पे 1/8 का अरेंजमेंट होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है दिमाग में, ठीक है। क्या होता है, फेस पे कैसा होता है 1/2, एज पे होता है 1/4, बॉडी पे होता है 1 और कॉर्नर होता है 1/8 का। इसलिए बॉडी लिखा था हमने, डायरेक्टली वहां पे 1 लिख दिया। यहाँ पर देखोगे आप लोग कॉर्नर आया था, इसलिए यहाँ पे हमने 1/8 लिखा हुआ, ठीक है। एक कॉर्नर के लिए 8 कॉर्नर थे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे z = 1 लिख रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एफसीसी, अगर बीसीसी की बात करें ना, बीसीसी में अगर हम लोग बात करें, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, जरा सोचो, इससे कम आएगा, इससे ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात इससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे है और प्लस बॉडी पे भी एक एटम है। और वो कितना आएगा, वो आएगा 68%, कितना आएगा 68% आएगा, ठीक है। कितना आएगा 68% आएगा। अब देखो इसमें एक टर्म और होता है वॉइड, अभी मैंने बताया था वॉइड मतलब खाली जगह कितनी बच गई। तो खाली जगह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी बच गई, कितनी बच गई, देखो माइनस कर दो इसको 100 से, इसको 100 से माइनस कर दो, 100 माइनस 52.4% आ जाएगा हमारा। यहाँ पे निकालना है 100 माइनस करो 32 आ जाएगा, 32% का क्या हो गया, वॉइड हो गया। यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना आएगा 6, यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे हो गया 7 2 9 7 आ गया, और 5 4 9 9 47.6 आ जाएगा, 6 4 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 5 4 9 10 हो गया, ठीक है। 47.6 क्या आ गया, ये वॉइड आ गई, खाली जगह आ गई, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। और बीसीसी के लिए कितनी आ गई, 32% आ गई। और पूछे पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, वो आ गया हमारा 68%। अब 2 बचा हुआ है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ए बी बचा हुआ है और एबीसी बचा हुआ है, ठीक है।
एबी अगर हम लोग बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसको हम बोलते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या बोलते हैं एचसीपी। और एबीसी क्या होता है, एफसीसी बोलो या फिर सीसीपी बोलो, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलो या फिर बोलोगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अच्छा, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी हमने यहां लिखा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स फेस पे भी पाए जाते हैं और कॉर्नर्स पे भी पाए जाते हैं। फेस और कॉर्नर कहने मतलब कॉर्नर कितना होता है, 8 कॉर्नर होता है, आपने बताया था। अरेंजमेंट 1/8 का होता है और इस पे कितना होता है, फेस पे 1/2, हमने यहाँ पे देखो लिखा है 1/2 लिखा है। कितने फेस है, देखो इधर इधर ऊपर नीचे इधर इधर 6 है, इंटू 6 कर दो, कितना आ गया 1 + 3 हो गया, कितना आ गया 4 एटम्स हो गए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। अच्छा, ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, फॉर्मूला वही लगाना है, ठीक है। क्या, कितने नंबर ऑफ एटम्स से, फिर से वाले दे रहे हैं, जेड इंटू करते हैं हम लोग, जेड मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, अपॉन ए क्यूब कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 74%। कितना आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, सबसे ज्यादा होता है इसका 74% होता है। कितना होता है 74% होता है। अच्छा, 74% हमने यहाँ पे लिखा है, तो 74% में वॉइड कितना बचा, खाली जगह कितनी बच गई, इधर से बचा हमारे पास 6 और इधर आ गया 2, कितना आ गया 26% क्या होता है इसमें अंदर वॉइड होता है। वॉइड मतलब खाली जगह, खाली जगह कितनी होती है 26% खाली जगह होती है एफसीसी के अंदर। एक पॉइंट यहां से मिस हो गया, क्या हो गया, हमने कहा था ए आप लोग रख लोगे, लेकिन रखोगे क्या, ए आप लोग याद रख लो, ए इक्वल्स होता है आर इक्वल्स टू, ठीक है, आर इक्वल्स टू a/2√2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे रखना चाहते हो, कैसे याद रखोगे, r इक्वल्स टू √3a/4। ये किसके लिए है, बीसीसी के लिए है। अभी हमने फॉर्मूला बताया था रखने के लिए, a क्यूब की जगह आप लोग ये रखोगे √3a/4, और ये किसके लिए था, एफसीसी के लिए था। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने बता दिया था a इक्वल्स टू होता है 2 × r, r इक्वल्स टू a/2 भी बोल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोग को याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे आया है, जैसे अगर हम बात करें एफसीसी की, एफसीसी में कैसे फाइंड आउट करेंगे ये वाला फॉर्मूला, देखो एफसीसी में अगर ये फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, एटम्स कैसे होंगे, फेसेस पे रख दो इसको, और कहां पे रख देना है, कॉर्नर पे डाल दो, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले किसकी, एफसीसी की हमने कहा ना, ठीक है। कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम्स है, 8 कॉर्नर है, देखो यहाँ पर 8 कॉर्नर्स बन गए ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 8 कॉर्नर्स हो गए। फेसेस में मतलब यहाँ पर ये एक फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, एक पीछे हो गया, एक आगे हो गया, 6। अब यहाँ पर देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हम आप लोग से ये डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होगी, √2a बता लोगे, यहां से लेकर के इस कॉर्नर की डिस्टेंस कोई मतलब नहीं, वैसे हम बता दे रहे हैं, यहां से लेकर के एक डायगोनल दूसरे डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होगी, √3a होगी। इन सब का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, a और r का रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कि कितना रिलेशन यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर आएगा। इसलिए हमने सिंपल समझने के लिए बता दिया। डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं नीट में, तो वहां से आप लोग डायरेक्टली टिक करना होता है, डेरिवेशन का मतलब नहीं। बस ये होता है ना, इससे बनाने से क्या होता है, समझ में आ जाता है कैसे क्या क्या चीजें हो रही है, तो याद करने में भी काफी ज्यादा आसानी रहती है, ठीक है। तो हमने किस किस के बारे में बात किया, एफसीसी के बारे में बात किया, इसके बारे में भी। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफसीसी और सीसीपी भी आ रहा है। एफसीसी को सीसीपी बोला जाता है, ठीक है, दोनों बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 74%। कितना होता है 74%। एक टर्म हमने यहाँ पे और लिखा था एचसीपी, एचसीपी में आप लोग को याद क्या रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 होता है, और पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%, ठीक है। मतलब हेक्सागोनल को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। कौन कौन सा था हमारे पास, एबीसी था और एबी करके था। तो यहाँ पे एबी करके एचसीपी बोला गया, एबीसी वाले को बोला गया है एफसीसी या सीसीपी। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, पैकिंग फ्रैक्शन 74% होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को क्या डिस्कस करने लायक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रेडियस रेशियो तरफ आते हैं, ठीक है। रेडियस का रेशियो कैसे आप लोग याद रखना है, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को आप लोग को बस रट लेना है, याद रख लेना है, उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, मान लो कटायन दे दिया, एनायन दे दिया, दोनों का रेशियो निकाल के बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ने एटम का अरेंजमेंट कैसा हो रहा है, यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं, पेपर आ चुके हैं। सेब का नाम क्या होगा ये भी तक पूछा जाता है, तो कैसे याद रखेंगे आप लोग वो भी बता दे रहे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या रहेगा, इस साइड R प्लस मतलब कटायन और R माइनस का रेशियो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर किस टाइप का शेप है वो बना लेंगे और बगल में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। एक इधर एग्जांपल लिख देंगे, ठीक है, इसी बेस पे। अब यहाँ पे R प्लस R माइनस का रेशियो देखो यहां से स्टार्ट होता है, वो आप लोग को याद रखना, ठीक है। R प्लस R माइनस क्या है, मतलब कि कटायन टू द एनायन का रेशियो एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज होते हैं उसके बारे में लोग बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एटम्स कैसे मालूम हो गया, मतलब NaCl का क्रिस्टल हो गया, Na प्लस क्या हो गया, कटायन हो गया, Cl माइनस क्या हो गया, एनायन हो गया। तो ये किसके, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, कैसे बताओगे, तो कटायन का साइज और एनायन का साइज पेपर में दिया रहेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, वो जिस भी रेंज के अंदर आ रहा है उसका वो क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा, या फिर क्या उसका वो शेप डिस्कस करेगा कि उसका शेप कितना होगा। तो टेबल बनाते हैं और डिस्कस करते हैं ये कैसे होगा। पहले रेडियस का रेशियो आएगा 0.125 से लेकर के 0.225 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 0.225 से लेकर के 0.414 तक, फिर उसके बाद याद रखना 0.414 से लेकर के 0.732 तक, उसके बाद याद रखना 0.732 से लेकर के 1 तक आ जाएगा, ठीक है। 1.000, तो चाहे जो भी लिखो सही है सब कुछ। यहाँ पे आ गए थे हम लोग शेप पे। शेप से पहले बात कर लेते कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 6 और इसका होता है 8। 3 बोले तो ट्राइगोनल, क्या होता है, ट्राइगोनल। 4 बोले तो टेट्राहेड्रल, 8 बोले तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, 6 ऑक्टाहेड्रल। 8 मतलब क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, क्या हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक है। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का। अब देखो ट्राइगोनल का एग्जांपल क्या होता है, B2O3, क्या होता है, B2O3 एक एग्जांपल है सिंपल सा, ठीक है। इसका हो गया ZnS या Na2O याद रख लो, और इसका हो गया NaCl और इसका हो गया CaCl। हम लोग के सिलेबस में क्या है, ZnS, NaCl और CaCl का हम लोग स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। इसके बारे में कैसे एटम्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सारी चीजें हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यह क्या हो गया हमारे पास, CaCl हो गया, NaCl हो गया, ZnS हो गया और Na2O हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम होता है, ठीक है, ये मिनिमम होता है रेडियस रेशियो और ये होता है मैक्सिमम। अगर इस रेंज के बीच में आ रहा है तो मतलब शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। एग्जांपल के लिए B2O3 बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बीच में अगर पड़ रहा है तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसके बीच में पड़ रहा है मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसके बीच में पड़ रहा है इसका मतलब क्यूबिक होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब कुछ अरेंजमेंट होते हैं वो किए जाते हैं एटम्स को लेकर के कि एटम किस तरीके से अरेंज होगा, कैसे अरेंज होगा, ये इसकी पोजीशन होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है, वॉइड के बारे में थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वॉइड पर क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से वॉइड होते हैं, जैसे क्यूबिक हो गया, ट्राइगोनल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ये सब क्या है, वॉइड्स हैं। ये कैसे होते हैं, वॉइड कैसे बनता है, क्यूबिक हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ट्राइगोनल होगा। चारों वॉइड के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस वॉइड में कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद। तो वॉइड हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉइड कितने टाइप होते हैं, 4 होते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा है इसके बारे में। एक एक करके स्टडी करते हैं अच्छे से, कैसे किसमें अरेंजमेंट होता है, HCP में कितना होता है, CCP में कितना होता है, सब कुछ स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वॉइड के बारे में पहले बात करते हैं। 4 पार्ट में, तो आप लोगों को पता, हमने बता दिया वॉइड। सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉइड इसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। अब ट्रायंगुलर वॉइड कहां पाया था, 2D में पाया था, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं वैसे इसकी। तो ट्रायंगुलर वॉइड 2D में पाया था। अच्छा 2D में कहां पाया जाता है, जैसे एटम्स होते हैं 2D में इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो यहां पर देखोगे खाली जगह बच गई, ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रायंगुलर वॉइड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ट्रायंगुलर वॉइड के बारे में बस इतना ही जानना है हम लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड क्या होता है हमारा, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड सबसे पहले जानते हैं इसकी पोजीशन क्या होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर भी आ जाएंगे। अच्छा देखो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे पाया जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले पोजीशन क्या है या फिर कहें लोकेशन की, तो कहां पाया था, बॉडी के डायगोनल से पाया था, बॉडी के डायगोनल से पाया था। इन केस ऑफ FCC, ठीक है, FCC के बारे में लोग पढ़ते हैं, तो यहां पर क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है। तो बॉडी के डायगोनल्स में अगर हम FCC की बात करें तो FCC बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, FCC हमने बना दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, बॉडी के डायगोनल्स की बात की जा रही है, डायगोनल्स को जोड़ दे ऐसे, बॉडी के डायगोनल्स को जोड़ा, टोटल नंबर ऑफ अगर देखिए डायगोनल्स में, तो बॉडी के डायगोनल्स से पाए जाते हैं। एक बॉडी डायगोनल्स पे
दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। कितने वॉइड होते हैं? दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? d/4। लोकेशन की बात करें, पोजीशन की बात करें, ये हमारी पोजीशन है। कहां पर होते हैं? d/4 डिस्टेंस, मतलब जैसे कि एक यहां पर होगा और एक यहां पर होगा, ठीक है। कॉर्नर्स में है ना, कोन पे, ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने तक। एक सेकंड, ये वाला कोना आएगा ना यहाँ पे, ये वाला कोना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एटम्स होगा, यहाँ पे नहीं होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। मतलब डिस्टेंस क्या होगा? d/4 डिस्टेंस की पोजीशन पर और हमारा जो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है। एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। एक बॉडी डायगोनल में टोटल नंबर ऑफ दो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं? 1 2 3 4, 4 बॉडी डायगोनल्स हुए ना कोने में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं एफसीसी के अंदर। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होते हैं किसके अंदर? एफसीसी के अंदर, ठीक है। अब आप लोग को क्या याद रखना है? आप लोग को एचसीपी भी याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? एचसीपी। एचसीपी में कितना होता है? 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। कितने होते हैं? 12 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। आप लोग कहोगे नहीं याद करेंगे, मत याद करो, फॉर्मूला ले लो इसका, फॉर्मूले से याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? फॉर्मूले से। देखो, जो हमारा ऐसे आप लोग याद रखना, कोई भी कुछ भी पूछे जाए, टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ भी पूछे, कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर पूछे, अगर आप लोग एफसीसी का पता है तो बीसीसी का आसानी से बता सकते हो कि कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? एफसीसी एचसीसी की निकालना, एक सेकेंड। एचसीपी इक्वल्स टू 3/2 ऑफ एफसीसी। बस ये आप लोग को याद रखना है। क्या रखना है? एचसीपी इक्वल्स टू 3/2 ऑफ एफसीसी। तो 3/2 एफसीसी में कितना था? 8 था, 8 रख दो यहाँ पर। 3 8 24, 24/2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। देखो, याद भी नहीं रखना पड़ा और आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, 3/2 ऑफ एफसीसी। कुछ भी आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आ जाए तो भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्या आ गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होगी? ये कहां पाया जाता है? एच के लेंथ पे, मींस एच के मिड पॉइंट बोले तो यहाँ पर एजेस पाया जाता है, ठीक है। एजेस के मिड पे पाया जाता है, ठीक है। एजेस के सेंटर बोलते हैं, एच सेंटर ज्यादा अच्छा लगेगा। एच सेंटर पाया जाएगा और प्लस बॉडी पे पाया जाएगा, एक बीच में मतलब पाया जाएगा, बॉडी के सेंटर पे पाया जाएगा। एच के मिड पॉइंट पे, बॉडी के सेंटर पे पाया जाएगा। अच्छा, मतलब कितना हुआ यहाँ पर? अगर ऑक्टाहेड्रल जरा देखो यहाँ पर, एच के यहाँ पर सेंटर पे एच कितने होते हैं? एच हमारे पास देखो 12 एच होते हैं ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 और 12। तो 12 हो गया। और एजेस का अरेंजमेंट कैसा होता है? हमने बताया था 1/4। कितना होता है? 1/4। तो कट हो गया, कितना आ गया? 3 आ गया। और प्लस बॉडी सेंटर पे कितना होता है? 1। तो 1 हो गया, कितना आ गया? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है। किसके केस में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देयर आर टोटल नंबर ऑफ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें एचसीपी की, तो वो उसमें कितना होगा? ठीक, वो भी निकाल लो, तो एफसीसी का था ना, ठीक है। एचसीपी का निकालना, 3/2 इंटू कर दो, कितना था? 4। 3 4 12 हो जाएगा, 12/2 मतलब कितना आ गया? 6 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। किस केस में? एचसीपी के केस में। एचसीपी में कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं? 6, ठीक है। कितने होते हैं? 6। सॉरी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं, वो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 लिखो ना, याद रखना, ठीक है। 6 हो गया इसका। क्या हो गया? 4 हो गया एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एचसीपी में कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर 8 होता है, यहाँ पर ये होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग n और इसको बोलते हैं 2n। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं n और इसको क्या बोलते हैं? 2n। इसको बोलते हैं n, इसको बोलते हैं 2n। ये एचसीपी में भी लागू होगा, एफसीसी में भी लागू होगा। सेम देखो, यहाँ 12 था, वहां पे 6 हो गया, यहाँ पर 8 था, वहां पर 4 हो गया। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। लास्ट वन हमारा क्या बचा? यहाँ पर क्यूबिक बचा ना, क्यूबिक वॉइड। कहां पाया जाता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। अब दो यहां पे देखो जरा, लोकेशन क्या होगा? सारी कॉर्नर्स पाए जाते हैं। कहां पाए जाती है? कॉर्नर्स पे। कितना होगा? 1 वॉइड होगा, एक क्यूबिक वॉइड होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सारे कॉर्नर्स पाए जाते हैं, कॉर्नर्स 1/2, 8 का अरेंजमेंट होता है 1/8 का, 8 कॉर्नर्स भी होते हैं। कितना होगा? 1 हो जाएगा। फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड होता है वो कहां पाया जाता है? 2D केस से पाया जाता है। ये होता है हमारे पास वॉइड, इस तरीके से बनता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्या होती है इसकी? बॉडी डायगोनल से पाया जाता है। ये एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। कहां पाया जाता है? d/4। मान लो d है तो d/4 मतलब यहां पर होगा, ठीक है। तो d/4 पोजीशन पर पाए जाते हैं। 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एफसीसी के अंदर, तो कितना हो गया? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा एफसीसी के अंदर। और मुझे एचसीपी का निकालना, हमने फॉर्मूला दे दिया, 3/2 ऑफ एफसीसी कर दो। तो 3/2 इंटू एफसीसी मतलब कितना हो गया? 8 से मल्टीप्लाई 3 24 हो गया, 24/2 मतलब 12 आ गया। एचसीपी में कितना हो गया? 12 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो एच सेंटर प्लस बॉडी सेंटर में पाया जाएगा। एच सेंटर की बात करें, एच कितने होते हैं हमारे पास 12 होते हैं। ऑर्डर क्या होता है 1/4 का अरेंजमेंट होता है, तो कितना आ गया 3 आ गया। एजेस पे बॉडी सेंटर पे 1 होता है, 3 + 1 4 हो गया। एचसीपी की बात करें 3/2 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आ गया 6 आ गया। यहां से हमने ये बात नोटिस की कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड n लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग 2n बोलेंगे। क्यूबिक कोवॉइड बोले तो मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना होता है, कॉर्नर में सारे वॉइड पाए जाते हैं, 1/8 का अरेंजमेंट रहता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड क्यूबिक कितना बच गया 1 बच गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो स्लाइड। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, इनडायरेक्टली पूछा जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बाकी इसमें और क्या आता है डिफेक्ट्स वगैरह, वो तो आप लोग रट भी सकते हो। शॉर्ट की हो गया, फ्रैंकल हो गया, इंटरस्टिशियल हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट, वो तो याद करने वाली चीजें आप लोग याद कर सकते हो। डायमेंटिक पैरामेग्नेटिक हम लोग अब पढ़ेंगे यहाँ पे NaCl ZnS, इन सबके क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होता है, वो आप लोग से वहां जहां पर क्वेश्चन पूछा था और जहां पर टॉपिक्स फंसते हैं। अब देखो आप अपने काम को आसान करने के लिए और टाइम की बचत करने के लिए बना रखा है ऑलरेडी कि NaCl हमने अलग अलग बना दिया, NaCl कर दिया, ZnS कर दिया, Na2O कर दिया, CSF2 कर दिया, CaCl और डायमंड सबका यहाँ पर बना रखा है। बस आप लोग को टेबल किसी तरीके से पूरा याद कर लेना है। अगर याद कर ली जितना हमने आज बता दिया ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं जो फंसेगा, सब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी आप लोग को देख लेना है। यहाँ पर टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड हो गया, मान लो पहले आ गया हमारा NaCl जेड कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स की बात करें 4 होता है NaCl के अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6,6 मतलब हो गया Na का हो गया 6, Cl माइनस का हो गया 6, ठीक है। क्योंकि देखो Na और Cl माइनस का थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। Cl माइनस होता है FCC लैटिस को ऑपरेट करता है, ठीक है। और ये सभी ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड को, NaCl सभी ऑक्टाहेड्रल साइड पे आ जाता है। तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है 6, इसका भी कितना आता है 6 आता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं कैसे। देखो यहाँ पर होता है Cl माइनस एटम का, फिर यहाँ पर आता है Na प्लस, फिर यहाँ पे आता है Cl माइनस, ऐसे कुछ होता है। और ये पूरी क्या होती है एज लेंथ A, ठीक है। अब जरा मुझे यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। क्यों, देखो ये क्या है R माइनस है, ये R माइनस है, ये 2R प्लस है। कटायन का हो गया ये 2R प्लस, ये आयन का हो गया R माइनस, इस आयन का हो गया R माइनस। तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं कि 2R प्लस और ये दोनों का हो गया प्लस 2R माइनस A के बराबर होगा। वही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है, देखो एक हमने समझा दी, बाकी आप लोग समझ जाओगे। क्या हो जाएगा 2R प्लस Na प्लस Cl माइनस, ऑर्डर ऐसे होता है। ये एज लेंथ होती है, यहाँ से आता है, आधा Cl से इधर, आधा Cl से इधर, बीच में पूरा Na आता है। R माइनस ये हो गया, इधर R माइनस हो गया, इधर 2R प्लस हो गया, कितना हो गया A के बराबर हो गया। अब आ गया ZnS में देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 4, कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक का 4, सल्फर का भी 4, और यहाँ पे रेडियस और मतलब A और R का रेशियो है, ठीक, A और R का रिलेशन है, ठीक है। A और R का रिलेशन क्या होगा, √3a/4 इक्वल्स टू R प्लस प्लस R माइनस हो गया। Na2O की बात करें, जेड नंबर ऑफ एटम्स 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 8, 4 हो जाएगा Na का, ऑक्सीजन हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा √3a/, सेम हो जाएगा वही, ठीक है। CsF2 की बात करें तो जेड कितना हो जाएगा 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इस टू 8, 4 हो गया CS का, फ्लोरीन का हो गया 8 और ये सेम वही आ जाएगा, ठीक है। CsCl की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स 1 हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4:8 का रेशियो हो जाएगा। और यहाँ पर रिलेशन क्या आ जाएगा √3a इक्वल्स टू 2R प्लस R माइनस। डायमंड का पूछा गया था पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है डायमंड, याद रखना आप लोग को, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे डायमंड भी लिखवा दी, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जेड कितना हो गया 8 हो गया, नंबर ऑफ एटम्स 8 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर कार्बन से मिलकर बना होता है, इसका 4 होगा, उसका भी 4 हो जाएगा। और ऑर्डर क्या था होगा √3a इक्वल्स टू 8 into R। मतलब इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, लास्ट वाला पूरा कंक्लूजन है। इसमें जो अलग अलग सब कुछ पढ़ाया था वो नहीं पढ़ना, अगर आप लोग को नहीं पढ़ना है तो आप लोग कम समय में इस तरीके को पूरा तैयार कर सकते हो। जहां पर NaCl, ZnS हो गया, Na2O हो गया, CsF2 हो गया, CsCl हो गया और डायमंड, सबका स्ट्रक्चर लेकर के हमने बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा और A और R का रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आप लोग को थ्योरेटिकल पार्ट अपने आप कंप्लीट करना है। हमने मैक्सिमम क्या है तो सभी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इतना हमने स्पीड में पढ़ाई दिया कि आप लोग को वीडियो को 2x पे ना देखना पड़े, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से सारी चीजों को समझ सके और समराइज फॉर्म में पढ़ सके। इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप लोग एक बार चैप्टर को रीड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से सब चीज रिलेट करके समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।